हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज से हम क्लास 7th का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं क्लास 6 की पॉलिटी कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। उसकी एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है क्लास 6 के नाम से। और अब हम क्लास 7 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर 1 है और इसमें 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो जैसे पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चैप्टर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं साथ के साथ ही आपको डिटेल में स्टडी कराऊंगी। सारा कुछ डिटेल में ही कराऊंगी, तो होप सो आपको समझ में आएगा सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर 1 है जिसका नाम है समानता। अब अगर हम बात करें कि समानता क्या होती है या इस वर्ड से आप क्या समझते हैं, समानता क्या होती है, मतलब सारे लोगों को एक समान माना जाए, किसी में कोई भेदभाव ना किया जाए, वो समानता होती है। या फिर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है या उन्हें ऊंचा नीचा समझा जाता है, ये ना किया जाए। ये सारी चीजें समानता के अंतर्गत ही आती हैं। अब यहाँ पर एक इमेजिनेशन की बात जैसे हो रही है कि क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो, या उस समय आपको कैसा महसूस हुआ हो। मतलब किसी ने आपको इस तरीके से रियलाइज कराया हो कि नहीं भाई आप इस लेवल के नहीं है, या आपकी जाति अलग है, या धर्म अलग है, या और भी आप गरीब हैं, गरीबी अमीरी, मतलब बहुत तरीके के सीन हो सकते हैं जब कभी भी आपको इस तरीके से कोई रियलाइजेशन हुआ हो कि हाँ भाई इसने आपको। तो यहाँ पर यही बात की गई है एक तरीके से कि आप इमेजिन करके देखिए कि उस समय आपको कैसा महसूस हुआ होगा, कितना खराब लगा होगा। वो ये कि हम कुछ भी चीज करने से पहले नहीं सोचते हैं, लेकिन जब वो चीज हमारे साथ होती है तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ ये चीज गलत है, या हमने अगर उसके साथ किया तो उसको भी ये गलत लगा होगा। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये समानता, ये इसमें यही सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से एक समान व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये जो इमेज दी हुई है, ये इमेज जो 1975 में मूवी बनी थी दीवार, उसकी है। और उसमें जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर दिया जाता है, क्योंकि क्या इसमें जूते पॉलिश कराते हैं और फिर क्या करते हैं, इस बच्चों को पैसे को फेंक के दे देते हैं। तो वो मना कर देता है कि मैं ऐसे फेंके हुए पैसे नहीं उठाऊंगा। या उसके काम की एक गरिमा है कि उसे जो उसका भुगतान है उसे आदर के साथ किया जाए। भाई आपने जूते पॉलिश कराए हैं, आप उसको सम्मान के साथ उसे पैसे दो, क्योंकि उसने भी तो आप अपनी मेहनत करके आपके साथ वो करिए। अगर आप अपनी अमीरी दिखाएंगे कि भाई ये तो गरीब है, ये तो जूते पॉलिश कर रहा है और मैं तो ऐसे ही इसको फेंक के पैसे दे दूंगा, तो वो चीज गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इमेज दिखाई गई है। आप चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या होती है? लोकतंत्र में लास्ट में क्लास 6 में भी पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या होता है या लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। वही जिसमें सारे लोग मिलकर अपनी मर्जी से अपने नेता को चुनते हैं, वो लोकतांत्रिक सरकार होती है। और लोकतंत्र देश भी यही ऐसा होता है जहां पर लोगों को ये अधिकार होता है कि वो अपनी इच्छा से अपना जो एक लीडर है वो चुन सकते हैं। चलिए, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ यह है कि देश में चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी जाति धर्म हो, पढ़ा लिखा है, किसी की आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी है, वो सब समान माने जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसको तो बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है, और पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हर किसी को समान माना जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है, यह खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता की सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। पहले क्या था, पहले इस तरीके का कोई भी कानून नहीं था जो उनको सम्मान के रूप में बनाया गया हो कि हाँ भाई लोगों को समानता का व्यवहार उनके साथ किया जाएगा। क्योंकि आप कितने भी कानून बना दो, अगर आपके मन से किसी के लिए कोई सम्मान नहीं आ रहा है तो उसमें कानून कुछ नहीं कर सकता है। चलिए, पहले इस तरीके का कुछ था भी नहीं, लोग खुलेआम इस तरीके से करते थे। लेकिन अब फिर भी बहुत सारे कानून गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके के बना दिए गए हैं जिससे कि एक लोगों को उनकी समानता का उन्हें एक फीलिंग आए कि हाँ भाई हम भी इक्वल हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। मतलब जो कि संविधान में दिए हुए हैं कुछ पॉइंट्स, वो यहाँ पर बताए गए हैं। जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांते जैसी घरेलू काम करने वाली
स्त्री करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे ही कानून का पालन करना होगा। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो पहला कानून बनाया गया है कि कानून की दृष्टि में सब समान है, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, चाहे कोई वो काम करने वाली स्त्री ही क्यों ना हो, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, हर कोई एक समान है या हर किसी के लिए एक समानता का व्यवहार ही किया जाएगा। अगर किसी के लिए कोई रूल बनाया गया है तो वो रूल सबके लिए ही मान्य है। ऐसा नहीं है कि आप अगर राष्ट्रपति हैं तो भाई आपको वो पनिशमेंट नहीं मिलेगी अगर आपसे कुछ गलत हो गया, और कोई गरीब है तो उसको वो मिलेगी पनिशमेंट, ऐसा नहीं है। हर कोई एक समान है। तो ये पहला उनका है जो कि इन्होंने दिया हुआ है संविधान, जो प्रावधान संविधान में दिए गए हैं उनमें से ये फर्स्ट है कि चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई राष्ट्रपति है, चाहे कोई घर में काम करने वाली महिला है, हर किसी को एक ही कानून का पालन करना होगा। इसमें सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। वही जो मैंने अभी बताया कि पहला तो हो गया इसमें कि चाहे कोई राष्ट्रपति है, चाहे कोई घरेलू काम करने वाली महिला है, दोनों को समान ही कानूनों का पालन करना होगा। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और कोई स्त्री है या पुरुष है उसके उसमें उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें या बाजार आदि सम्मिलित है। मतलब सार्वजनिक स्थान जो पब्लिक प्लेसेस हैं, ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री है या पुरुष है या जाति भेदभाव के हिसाब से कि जी तुम वहां नहीं जा सकते, तुम्हें अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं है। हर किसी को ये अधिकार है कि हर कोई किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है। सब लोग सार्वजनिक कुआं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब जैसे भी ये ज्यादातर उन लोगों में होता है कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको नहीं दिया जाता कि भाई आप नहीं आ जाओगे, या ये कुआं है ये सिर्फ अमीरों के लिए ही है या ऊंची जाति के लोगों के लिए ही है, ऐसा नहीं है। हर किसी को ये समान अधिकार है। चौथा इसमें क्या बताया गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि छुआछूत, जो लोग मानते हैं ना कि भाई अगर तुम गरीब हो और तुमने ये चीज छू ली, या अगर तुम गरीब हो और तुम मंदिर में चले गए तो वो एक तरीके से अस्पृश्यता मानी जाएगी कि भाई तुम यहाँ क्यों चले गए। तो यहाँ पर उसी का है पॉइंट है कि वो भी इसमें बताया गया है कि इस तरीके से संविधान में प्रावधान दिया गया है कि इस तरीके से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। अब इसमें ये हो तो गया, लेकिन उसको जो मान्य किया है वो दो तरीके से किया है। पहला किस तरीके से किया है उन्होंने कि कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। पहला तो गवर्नमेंट के द्वारा कानून बना दिए कि जी डिफरेंट लॉज हैं और ये सभी को समान रूप से फॉलो करने होंगे, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज और कार्यक्रम इस तरीके से निकाले हैं जो समाज की मदद कर सके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जिन लोगों के साथ बहुत वर्षों तक इस तरीके का व्यवहार किया गया है, उन्हें भेदभाव की दृष्टि से देखा गया है, उन्हें समान नहीं माना गया है, उनके लिए उनके जीवन को सुधारने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं, ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं, ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे कि उनको समानता की फीलिंग आए और वो अपने जीवन को सुधार सके। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं उन्हें अब अधिक अवसर प्राप्त हो। मतलब पहले ये सब नहीं था तो पहले उनको किसी तरीके का कोई अवसर नहीं दिया गया, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट लिया है कि उनको ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएं जिससे कि वो भी आगे बढ़ सके। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। ये आता है मिड डे मील। क्या है ये? मिड डे मील प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। अब ये मिड डे मील प्रोग्राम क्या है? अब मिड डे मील प्रोग्राम में क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सब में बच्चों को दोपहर का भोजन फ्री दिया जाएगा। इससे क्या होता है, एक तो उनके अंदर समानता की भावना आती है,
सभी को समान रूप से देखा जाता है, सभी के लिए समान खाना बनता है। दूसरा इसमें कि ये भी है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे, उनकी स्कूल में प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उनका एडमिशन जो एक नंबर था वो भी इंक्रीज हुआ है। दूसरा एक चीज और थी कि बच्चे क्या करते थे, दोपहर को खाना खाने के लिए घर जाते थे, उसके बाद वो वापस ही नहीं आते थे। अब उनको जब स्कूल में ही भरपेट भोजन मिलता है, वो पेट भर के वहीं पे खाते हैं और वहीं पे पढ़ाई भी करते हैं। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है, ये यही योजना है। और यह योजना भारत में सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई थी? तमिलनाडु में 2001 में। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे कि विद इन 6 मंथ ये इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए, बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए इसके। जैसे कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना प्रारंभ करा, नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। और जो टीचर्स हैं वो बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते थे, उसके बाद वो वापस ही नहीं आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से स्कूल में भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। और वे माताएं जो पहले अपना काम सब छोड़ के दोपहर बच्चों को खाना खिलाने घर जाना पड़ता था, उनके साथ अब ऐसा नहीं है। वो अब थोड़ी फ्री हो गई हैं कि भाई बच्चा स्कूल गया है तो उसको वहीं पेट भर के खाना भी मिल जाएगा। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। वही जो जाति के आधार पर जो भेदभाव वाली बात हो रही थी, यहाँ पर यही पॉइंट आया है कि उससे यही मिली है कि जो सभी जाति के बच्चे एक साथ भोजन करते हैं। और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को ही काम पर रखा गया है। इस कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे, क्योंकि गरीब लोगों के पास इतना ज्यादा तो खाना होता नहीं है कि बच्चे पेट भर के खा सके या 3 टाइम वो भोजन कर सके। तो इससे क्या होता है कि स्कूल में बच्चे आते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं और पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीज है। नेक्स्ट देखते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ये तो सिर्फ एक इनिशिएट है जो गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन इससे अलग भी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से ये बहुत अलग है, जहाँ पर ये गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर तो ये वो स्कूल है जहाँ पर जितने भी गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आज भी ये स्कूल उन स्कूल से बहुत अलग है जहाँ पर अमीरों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। आज भी देश में कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों की ऐसी असमान स्थिति में धकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। वही बातें जो मैंने आपको पहले बताई थी कि गवर्नमेंट चाहे कितने ही लॉज निकाल ले, अगर आप अपने मन से किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहेंगे तो वो गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती है। ये चीज लोगों के मन से खत्म होनी चाहिए कि कि किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करना है। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। आप किसी यही यहाँ पर बात की गई है कि आप किसी के जो माइंड सेट है उसको एकदम से नहीं चेंज कर सकते, उसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे करके ही उसका माइंडसेट चेंज होता है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। लोगों को पता होता है कि ये कानून के विरुद्ध है या मतलब ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये चीज करते हैं। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अपंगता मतलब अगर कोई विकलांग है उसके साथ गलत व्यवहार करना, या किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कोई गरीब है, अमीर है, महिलाएं हैं, तो उनके साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। बट ये तभी हो सकता है, या उनका जो ये दृष्टिकोण है ये तभी बदला जा सकता है जब लोग अपने मन में ये समझ लें कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, या कोई भी किसी से कम नहीं है। आज की डेट में गरीब लोगों में या नॉर्मल देखा जाए कि हर किसी के अंदर इतना टैलेंट है कि आप खुद ये सोचेंगे कि भाई मुझे तो ये चीज आती ही नहीं है।
अगर हम धीरे धीरे ये देखना शुरू करते हैं या अपने धीरे धीरे अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू करते हैं या अपने एक होराइजन को बढ़ाते हैं, तो हमें ये चीजें समझ में आएंगी कि हर किसी के अंदर कितना टैलेंट है, हर कोई कितना टैलेंटेड है आज की डेट में। तो हमें हर किसी के साथ बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, एक रिस्पेक्ट के साथ व्यवहार करना चाहिए। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। मतलब ये पूरी जो बुक है इस बार की पॉलिटी, इसमें ज्यादातर चीजें इसी के ऊपर बेस्ड है। चलिए आगे देखते हैं। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अब ये तो यहाँ पर की बात हो गई, इंडिया की बात हो गई। अब यहाँ पे इसमें अफ्रीकी और अमेरिकन की बात करी गई है। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई इंडिया ही ऐसा है जहां पर ये सारी चीजें होती है, बट ऐसा नहीं है। जो पूरे वर्ल्ड में, संसार में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर इन मुद्दों के रूप में संघर्ष किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। वो बताते हैं कि भाई हमारे साथ आज भी बहुत असमानता का व्यवहार किया जाता है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उसे अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। मतलब एक तो बस में सबसे पीछे बैठो और फिर भी अगर कोई गोरा आदमी आ गया है तो भाई अपनी सीट से उठ के सबसे पहले उसको सीट दो। ये चल रहा था। रोजा पॉक्स 1913 से लेकर 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया, मना कर दिया। इससे यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। मतलब अब ऐसा नहीं है कि जो पर्टिकुलर स्कूल उनके लिए बनाए गए थे उन्हें वहीं पर जाना है। अब हर किसी स्कूल में वो जा सकते हैं, हर किसी स्कूल में वो पढ़ाई कर सकते हैं। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। मतलब इतना कुछ हो गया, इतने आंदोलन हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत लोग गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं। मतलब वो इतने गरीब हैं कि वो अच्छे स्कूल में जा ही नहीं सकते। जहां कम सुविधाएं हैं या कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, वो वहीं पर पढ़ सकते हैं। जबकि जो गोरे विद्यार्थी हैं वो निजी स्कूल में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। और बल्कि बाकी लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो भी प्राइवेट स्कूल्स के लेवल के हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। अब आता है भारतीय संविधान। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या क्या बताया गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। मतलब किसी के साथ भी जाति, धर्म या उसकी लिंग के स्थान पर या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट इसमें है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अब ये ज्यादा ही शुद्ध हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है। मेनली
यहाँ पर यही बताया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ किसी भी राज्य में धर्म, जाति या उसकी लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किस तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और हर किसी नागरिक को किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने में या कहीं भी कोई भी या कुआं है या कहीं नहाने का स्नान घाट बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं, सड़क है, ये जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो हर किसी चीज को यूज कर सकता है, मतलब उसके लिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इस आर्टिकल में यही बताया गया है। नेक्स्ट आता है लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। अब यहाँ पर यही बात की गई है कि कोई भी लोकतंत्रीय देश है वो पूरी तरीके से नहीं होता है। हर किसी देश में कुछ समुदाय हो गए या कुछ व्यक्ति हो गए, वो इस तरीके से होते ही हैं जो नए नए क्वेश्चंस उठाते हैं। कोई किसी समानता से रिलेटेड है या भेदभाव से संबंधित है, ये सारा कुछ होता ही है और उसमें एक उनका पक्ष लिया जाता है कि भाई अब गवर्नमेंट इतनी सारी इनिशिएट ले रही है इस चीज के लिए कि जो हर पूरे लोकतंत्र में एक तरीके से समानता का व्यवहार किया जाए हर किसी के साथ। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है और इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या व्यक्तियों की समानता उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। मतलब ये ही आपको इस चैप्टर में आगे और बाकी और जो चैप्टर्स है उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। अब चलिए थोड़े से इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं साथ ही। तो फिर ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है। यहाँ देखते हैं। सबसे पहला आता है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है। मैंने बताया कि हर स्कूल में दोपहर का भोजन बच्चों को दिया जाएगा फ्री में, वही ये कार्यक्रम है, मिड डे मील जिसे हम कहते हैं। क्या इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें की सबसे पहला लाभ है कि बच्चों का जो एक स्कूल में जो प्रवेश की संख्या है वो बढ़ गई है। बच्चों ने नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया है और अब बच्चे घर जाने के बाद, जैसे पहले होता था कि खाना खाने के लिए घर जा रहे हैं फिर लौट के नहीं आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उनकी उपस्थिति में भी सुधार आया है। ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आने लगे हैं और उनका पेट फुल रहता है तो वो पढ़ाई पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। जो माताएं पहले अपने बच्चों को अपना काम छोड़ के खाना खिलाने के लिए जाती हैं, उन्हें भी अब ऐसा नहीं करना पड़ता, तो वो भी अपने काम पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दे पा रही हैं। आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना को बढ़ा सकता है? इसमें यह है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन सभी लोग फिर भी साथ में एक ही खाना खाते हैं। तो ये एक तरीके से है कि इससे समानता की भावना बढ़ती है कि सब बच्चे इक्वल हैं, उनके साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ पर ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाएं। इस योजना में क्या किया जाता है या इसके क्या लाभ या ये किस लाभ के लिए बनाई गई है, ये आप आसपास के अपने किसी भी क्षेत्र में पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें और बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं है, कम ही है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से मतलब यहाँ पर है कि हर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है या कोई 18 साल का है, उसको वोट देने का अधिकार है। अब वोट देने का अधिकार क्यों है? यहाँ पर इस तरीके से इसमें हम समानता देख सकते हैं कि चाहे कोई अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे किसी की धर्म जाति कुछ भी है, लेकिन अगर वो 18 साल से ज्यादा है, वयस्क है, तो उसको भी अपना लीडर चुनने की उतनी ही आजादी है जितनी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब आप कोई अपना लीडर चुनते हैं उसके बाद ही वो आपके लिए आपकी समस्या को समझकर उसका प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करेगा। अगर ऐसे ही कोई भी बन जाएगा तो वो तो आपकी कोई समस्या समझेगा नहीं, जब समझेगा नहीं तो उसको सॉल्व ही कैसे करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 18 वर्ष से ज्यादा है, उसकी आपकी आयु है, तो आपको वोट देने का अधिकार है।
चाहे आपकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन आपको इस चीज का अधिकार है और ये बहुत महत्वपूर्ण है देश के डेवलपमेंट के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिससे ये अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। हमने अभी ये पढ़ा था आर्टिकल 15, इसमें यही चीज बताई गई है कि लोगों को जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब सब किसी के साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा, हर कोई हर पब्लिक प्लेस पे जा सकता है, तो हर कोई इक्वल हो गया, समान हो गया। तो यही सारा पॉइंट इसमें आएंगे। नेक्स्ट है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? भाई अब गवर्नमेंट ने तो लॉज बना दिए कि भाई चाहे कोई राष्ट्रपति है, चाहे कोई घर में काम करने वाली महिला है, जो लॉज इनके राष्ट्रपति के लिए हैं वही लॉज इसके लिए हैं। तो इससे क्या हो गया, ये बराबर वाली फीलिंग आ गई कि भाई चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो सिंपल आम आदमी है, दोनों को एक ही चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो एक तो ये चीज हो गया, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक समानता की भावना को डेवलप करता है। ये नहीं है कि अगर भाई कोई बड़ा आदमी है तो उसके लिए रूल्स अलग हैं, या कोई गरीब है या कोई छोटा आदमी है तो उसके लिए रूल्स अलग हैं, ऐसा नहीं है। तो लोकतंत्र में सबको समानता की फीलिंग देने के लिए ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाएं जिससे कि वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो जाए। तो यहाँ पर यही है। चित्र को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है, ये वाला बच्चा। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में उपयुक्त कानून लागू किया जा सकता है? हाँ है, क्योंकि हर जगह इस तरीके से जितने भी वो ढलान वाले रास्ते बनाने हैं उस पे क्या होगा, उस पे इनको जाना बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए। तो उन्हें इस तरीके से उतर कर या उनको उठा के नहीं लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे किसी को उठा के लेके जाएं तो उसको बहुत ऑकवर्ड सा फील होगा। लेकिन अगर कोई रास्ता ही ऐसा है जिसपे वो अपने आप जा सकता है तो उसके लिए वो बहुत ईजी रहेगा, उसके सम्मान को कोई ठेस भी नहीं पहुंचेगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके मीनिंग दिए हुए हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, गरिमा का क्या अर्थ होता है, संविधान क्या है, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इससे रिलेटेड जितने भी हमने जो बहुत कम ही क्वेश्चन हैं इसमें वो भी सब कर लिए हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर किसी को भी एनसीईआरटी की डिटेल स्टडी करनी है चैप्टर्स की तो उसके लिए सारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।